तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम्स की बात कर चुके थे, गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग की बात भी कर चुके थे। और गॉस थ्योरम में दो अनुप्रयोग हम लोगों ने कर लिए थे। एक किया था अगर रेखीय आवेश वितरण है तो उसमें हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी r दूरी पे, और दूसरी जो बात की थी समांतर प्लेट से भी हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी। एक चीज़ थी कि इंटीग्रेशन से हम लोगों ने सॉल्व नहीं किए थे डेरिवेशन, हम लोगों ने एक आसान टेक्निक अपनाई थी जो कि आज भी अपनाने वाले हैं। एक छोटा सा डेरिवेशन रह गया है गॉस थ्योरम्स के अनुप्रयोग का, वो है कि एक खोखले गोले के कारण, एक खोखला पतला गोला है, उसके कारण उसके केंद्र से बाहर और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालनी है। तो देख लेते हैं क्या निकालना है। खोखले गोले, जो कि एनसीईआरटी के लैंग्वेज में देखोगे तो खोखले गोलीय खोल, खोखले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस गोले से बाहर उस गोले के अंदर हम लोगों को निकालनी है। चलो देख लेते हैं क्या है। हेडिंग डालो, गॉस के थ्योरम के अनुप्रयोग में खोखले गोले, एक पतले पतले खोखले गोले से बाहर तथा अंदर, बाहर तथा अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो खोखला गोला है तो ये होगा एक खोखला गोला। मान लो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर है। और जो टेक्निक है वो क्या है, जो टेक्निक है हमारी वो है कि किसी भी गोले का, इस खोखले गोले से मतलब समांतर आवेश है, इसके ऊपर क्या है, खोखले गोले के ऊपर आवेश है। क्या है? आवेश है। तो पतले खोखले गोले यानी एक समान आवेशित भी बोल सकते हो, एक समान आवेशित खोखले गोले से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक समान आवेशित तो है, जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो एक समान तरीके से आवेशित हैं। तो देखो आर है, अगर इसका हम लोग क्या बनाएं, गॉसियन सरफेस बनाएं तो वो भी एक गोलाकार ही बन जाएगा। इसके जस्ट बाहर मान लो कि ये कोई क्या है, गॉसियन सरफेस है। इस पॉइंट से इसकी जो अगर हम लोगों ने त्रिज्या ले ली वो हो गई स्मॉल आर। क्या हो गई? स्मॉल आर। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा इस गोले से बाहर निकलेगा तो टोटल पे 90 डिग्री ही होना है, तो एंगल का तो कोई लोचा होना नहीं है, सीधा सीधा रहेगा ना, फाई इक्वल टू ई ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो E और A किसका है, A जो हमारा है वो है गॉसियन सरफेस का एरिया है। किसका है? गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस में R है, क्या है? R। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। फाई क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण? फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके कारण होता है, गॉस की थ्योरम से। किससे? गॉस की थ्योरम से, ठीक है ना बात। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेके यही तो यूज हो गया ना गॉस प्रमेय का, ठीक है, हो गया। तो बात क्या आ गई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो Q है वो किसके ऊपर है, वो है हमारा इस छोटे वाले गोले के ऊपर। किसके ऊपर? छोटे वाले गोले के ऊपर। तो छोटे वाले गोले का जो एरिया रहेगा, इधर भी ए गुणा में करो, ए भाग में करो। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। एक बात जानो, Q बाई ए क्या होता है, होता है हमारा सिग्मा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठीय घनत्व। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय घनत्व। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो Q बाई ए की जगह पे लिखो सिग्मा, लिख दिए। चलो आओ इधर आ जाते हैं। तो ए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, कैपिटल वाला आर का है, तो इसका एरिया लिख दो। इसको यहां पे लेके चलते हैं, इसका एरिया लिखो 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 4
पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, 4 और पाई से 4 और पाई कैंसिल, ठीक है। तो ई बराबर यहां से निकल के क्या आ गया, इतना कैलकुलेशन जानते हो, आर स्क्वायर गया नीचे तो आ गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। देखो ई की वैल्यू ही निकालनी है तो ई की वैल्यू आ गई। अब देखो सिग्मा हमारा क्या है, सिग्मा क्या है, क्यू बाई ए, क्या है क्यू बाई ए, तो इसको लिख दो। एक तो यही वाला ही फॉर्मूला आ गया तुम्हारा, ठीक है, लेकिन हमें यहां पे आर स्क्वायर कैंसिल करना है। तो देखो यहां से क्या होगा, सिग्मा की जगह पे रखो ई बराबर क्यू बाई ए है तो क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत, एप्सिलॉन नॉट भी है, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, इतना लिख लो यहाँ पे, इसको हम लोग रफ करते हैं जगह के कारण, ठीक है, हो गई बात, चलो ठीक है। ई बराबर आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत, हाँ यही बात है। और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, K है, तो लिख सकते हैं E बराबर K Q अपॉन आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत कोई इसमें, सीधी सी बात है, वही सेम फॉर्मूला आ गया जो शुरुआत में आया था, शुरुआत में जो आया था, ठीक है ना। और R क्या है, जो छोटा वाला गोला है उसके केंद्र से जिस पॉइंट पे तुम्हें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर बाहर, क्योंकि जो हमने सरफेस बनाया था, गॉसियन सरफेस जो बनाया था, वो उसी पॉइंट पे निकालना था जिस पे निकालना था। यानी जो R है, R गोले के, यानी जो खोखला गोला है, गोले के केंद्र से बाहर स्थित बिंदु, बाहर स्थित बिंदु की दूरी, बाहर स्थित बिंदु की दूरी, जिस बिंदु पे निकालना है उस बिंदु की दूरी, और सारी चीजें तुम लोग जानते हो। क्यों क्या है, उस खोखले गोले के ऊपर जो टोटल आवेश है वो है। तो ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब देख लेते हैं खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। सिंपल सा एक लॉजिक रहेगा, देख लो। ये तो गोले के बाहर की बात थी, गोले के अंदर देखो, गोले के अंदर एक बात समझो, ये है हमारा खोखला गोला, इसके ऊपर आवेश है। जब किसी भी चीज से गॉसियन थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर तुम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होते हो, तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि उस पृष्ठ से जो गॉसियन सरफेस बनाया गया है काल्पनिक, उससे टोटल निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर जब हमें गोले के अंदर निकालनी है तो गोले के अंदर ही सरफेस बनाओगे, गोले के अंदर सरफेस बनाए। अब जो गोले के अंदर अगर सरफेस बना रहे हो तो गोले के अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं, आवेश तो पूरा इसके ऊपर है। मान लो अगर पॉजिटिव आवेश है तो इस प्रकार है, बात समझ में आई बात। तो जब इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो क्या इससे फ्लक्स निकलेगा? जब फ्लक्स ही नहीं निकलेगा तो जीरो, मतलब किसी भी खोखले गोले के जो अंदर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जीरो होती है। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। और हम लोगों का जो इस यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो यूनिट है गॉस थ्योरम्स के बाद खत्म हो जाती है, सिर्फ बचती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हम लोग करेंगे अगले, जो शुरुआत से लेके इस चैप्टर में पढ़े हैं टोटल हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी से, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखो इसको, ठीक है, सही है। क्विक रिवीजन में हम लोग आते हैं, एकदम स्टार्टिंग से जानते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आवेश के बारे में। आवेश तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, आवेश पूरा हो रहा है, गेम हो रहा है आवेश का, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे आवेश के गुणधर्म, जिसमें हम लोगों ने सबसे दो मेन इंपॉर्टेंट बात जानी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? हम लोग किसी भी आवेश, जहां भी आवेश मिलेगा वो पूर्ण मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा, जो कि एक फॉर्मूला भी हमारा आया था, Q =
NE वाला, कोई दिक्कत इसमें? E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ थी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या था? किसी भी सिस्टम और किसी भी निकाय में कभी भी आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे मानो एक तुम्हारे पास कोई बॉक्स था, कोई तुम्हारे पास एक बॉक्स है, कोई क्या है तुम्हारे पास? बॉक्स। उसमें तुम्हारे पास 3 बॉल्स हैं। कितनी बॉल हैं? 3 बॉल्स। एक बॉल्स के ऊपर है +4 कूलम आवेश, एक के ऊपर -3 कूलम आवेश, इस बॉल के ऊपर दिया गया है 1 कूलम आवेश। कितना दिया गया है? 1 कूलम। अब जब चिन्ह नहीं लगा है मतलब ऑलरेडी प्लस है। इस बॉक्स को तुमने खूब तेज से घुमाया, खूब तेज से घुमाया। जब खूब तेज से घुमाए और जब इसको दोबारा देखा गया तो देखा गया कि एक बॉल में है -6 कूलम, दूसरे में है +2 कूलम, तो तीसरी बॉल में कितना होगा तो निकालना है। अब एक बात समझो, आवेश की जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसमें एक गुण और था कि जो आवेश को जोड़ा या घटाया जाता है सिंपल बीजगणितीय नियमों के आधार पर जोड़ लेते हो। जैसे अगर तुम सिंपल देखोगे, अगर इसके ऊपर मान लो तुम्हारा x चार्ज है, कितना चार्ज है? x चार्ज, तो +1 कूलम, +4 कूलम, -3 कूलम इक्वल टू करोगे तो -6 कूलम, +2 कूलम और +x कर दोगे। x की वैल्यू निकालनी है सिंपल बीजगणितीय नियमों से, 4 1 5 और -3 तो 2 कूलम इक्वल टू -6 और 2 करोगे तो -4 कूलम +x। जब x की वैल्यू निकालोगे तो 4 इधर गया तो प्लस हुआ तो 2 + 4 कूलम आ गया, मतलब x बराबर +6 कूलम आ गया। इसका माइनस कितना आ गया? +6 कूलम। ये अकॉर्डिंग टू आया है किसके? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। यानी किसी भी सिस्टम में ना तो आवेश उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, आवेश ओनली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हमारी आसान सी बात थी। सबसे बाद में जो इंपॉर्टेंट बात हुई थी उसके बाद वो थी हमारी कूलम्स लॉ की। उसके पहले भी हम लोगों ने थ्योरेटिकल बातें की थी, जो कि थी आवेश को उत्पन्न करने की विधियां। 3 विधियां थी। सबसे पहला था चालन द्वारा, दूसरा था घर्षण द्वारा, तीसरा था प्रेरण द्वारा। प्रेरण में किसी भी 2 बॉडीज को बिना टच किए हुए किसी एक बॉडी को आवेशित कर सकते हैं, वो पूरा सिस्टम हम लोगों ने जान लिया था। चालन क्या होता है? एक बॉडी जो कि चालक है, दूसरी बॉडी जो कि चालक है, अगर एक आवेशित है दूसरे को टच कर दोगे, एक का चार्ज दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब हम लोगों को जाननी है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जाने थे, अगर कोई एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी R है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो निकालना था। जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। F बराबर जो फॉर्मूला निकला था K Q1 Q2/r² निकला था। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर वेक्टर फॉर्म देखोगे तो वेक्टर फॉर्म भी हम लोगों ने जाना था कि अगर Q1 पे निकाल रहे हो तो जो दूरी रहेगी Q1 Q2 रहेगी, यानी R12, और अगर 2 पे निकाल रहे हो तो R21 रहेगी। ठीक है ना? यानी Q1 पर Q2 के द्वारा आवेश, अगर Q2 पे निकाल रहे हो तो Q2 पर Q1 के द्वारा आवेश, और उसमें R कैप हम लोग लिख देते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परिमाण तो सेम रहना है, परिमाण तो सेम रहेगा, सिर्फ बदलनी क्या है? डायरेक्शन बदलनी है। एक पे जो डायरेक्शन रहेगी वो दूसरे पे जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन रहने वाली है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद देखा था सिंपल किसी एक आवेश के द्वारा, किसी एक आवेश के द्वारा, मान लो कोई Q आवेश है, इससे R दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, R दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। इसी में हम लोगों ने देखा था, एक टर्म देखा था परीक्षण आवेश। क्या देखा था? परीक्षण आवेश। बात को समझना, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? परीक्षण जो आवेश होता है वो हमेशा धनावेश होता है। कैसा होता है? धनावेश। तो धनावेश अगर परीक्षण आवेश Q0 है, अगर ये आवेश पॉजिटिव रहेगा तो धनात्मक आवेश को दूर ढकेलेगा, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ए हो जाएगी। अगर ये आवेश ऋणात्मक रहेगा तो विद्युत क्षेत्र को अपनी ओर खींचेगा, तो इसकी तरफ हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाना था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? E = F/Q। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल सर, सही बात कर रहे हैं। Q क्या है? परीक्षण आवेश है, तो F/Q0 लिख दो। ठीक है। अगर Q0 नहीं लिखना है तो तुम क्या करो? E = F/Q और लिमिट लगा दो। इसमें क्या लगा दो? लिमिट, जो कि Q टेंड करेगी 0 तक। मतलब कहने का बात क्या है कि जो अगर
तुम्हें किसी भी आवेश की, इस आवेश के द्वारा तुम्हें इस r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और इस आवेश के द्वारा पूरा का पूरा बल कितना लग रहा है ये तभी महसूस होगा जब इस खुद के आवेश की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, मतलब लगभग नगण्य होगी। ऐसा तो अगर आवेश है तो फील्ड तो होनी है, लेकिन लगभग कितनी रहेगी, नगण्य रहेगी। लगभग हम इसका लगभग पूरा का पूरा फोर्स हम लोग यहाँ पे महसूस कर सकेंगे r दूरी पे, तब हमें इसकी एक्चुअली विद्युत फील्ड पता चल पाएगी, ठीक है ना। तो उसी की बात कही गई है, और जो फॉर्मूला होता है E बराबर KQ/r² होता है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाने थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग जानेंगे, उसके पहले जाने थे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? पॉजिटिव अगर प्लस आवेश है तो इससे निकलती हैं, इससे क्या निकलती हैं? निकलती हैं। सिंगल अगर आवेश है तो निकल के अनंत की ओर चली जाती हैं, इस प्रकार। और अगर ऋणात्मक आवेश है, यही माइनस में है, तो इसकी ओर अनंत से आती हुई दिखती हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस का जो नंबर है वो मैटर नहीं करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस का जो घनत्व है वो मैटर करता है। तो जब घनत्व की बात आ गई तो हम लोग आवेश के वितरण की बात कर लेते हैं। बात कही गई है इलेक्ट्रिक लाइंस के घनत्व की बात, और यहाँ से याद आया क्योंकि हम लोग को एक रिवीजन कर रहे हैं, तो टॉपिक्स को अगर इधर उधर मिक्स हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ याद दिलवा रहे हैं कि ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक बार कोई रिवीजन में देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस बहुत बड़ी बात है नहीं। इलेक्ट्रिक लाइंस का काम क्या है? वो हमें ये दिखाती हैं, हर एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाला, जिससे हम लोगों ने आगे गॉस थ्योरम्स पढ़ी। आप समझ पा रहे हो? तो इलेक्ट्रिक लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। वो क्या है? काल्पनिक चीज़ है। तो चलो ठीक है, गुणधर्म हमको पढ़ने नहीं है, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़नी नहीं है। हम लोगों को क्या पढ़ना है अब? आवेश का वितरण देख लो। आवेश के वितरण 3 प्रकार से किए थे। आवेश का वितरण, आवेश के वितरण की अगर बात हो रही है तो आवेश कहाँ पे उपस्थित होता है? आवेश हमेशा किसी बॉडी पर होता है, और अगर बॉडी है तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। मान लो वो बॉडी एक एकांक लंबाई है, मान लो वो बॉडी कोई एक सरफेस है। क्या है? कोई एक सरफेस है। मान लो वो बॉडी कोई एक वस्तु है, मान लो वो वस्तु क्या है? कोई तुम्हारे माचिस का डिब्बा है, या मान लो कोई क्या है? कोई घनाव है, उस प्रकार से है, यानी 3D में है। कोई क्या है? 3D में है। तो अगर बात की जाए एकांक जो रेखीय चीज है, मान लो इसकी मोटाई क्या है? नगण्य है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंबाई, जिसको हम लोग L से लिखते हैं। अगर कोई सरफेस है तो इसकी सरफेस हो जाएगी। उस सरफेस का क्या होता है? एरिया होता है। क्या होता है? एरिया, यानी मान लो A। ठीक है। अगर कोई वस्तु है 3D में है तो इसका आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा, यानी वॉल्यूम। क्या बोलते हैं हम लोग? वॉल्यूम, यानी V हो जाएगा। इसके लिए जो वितरण हो जाएगा, इसके ऊपर मान लो टोटल आवेश अगर Q है, अगर एकांक के लिए देखोगे तो सीधी सी बात है dQ, और इसके लिए dl लंबाई हो जाएगी। तो जो वितरण होगा इसको लैम्डा से लिखते हैं, रेखीय घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय घनत्व। लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या था? डेल्टा Q/डेल्टा L। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। सरफेस में अगर हम लोग छोटा सा सरफेस लें, छोटा सा सरफेस एरिया लें, तो डेल्टा A लेंगे, तो उस छोटे से एरिया में जो आवेश रहेगा वो डेल्टा Q रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वितरण हो रहा है वो एक समान हो रहा है। कैसा हो रहा है? एक समान हो रहा है। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था? याद करो। फॉर्मूला था सिग्मा बराबर डेल्टा Q/डेल्टा A। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम की अगर बात कहें तो छोटा सा अगर वॉल्यूम लोगे तो डेल्टा V, और इस छोटे से वॉल्यूम के ऊपर छोटा सा आवेश डेल्टा Q। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो बराबर डेल्टा Q/डेल्टा V। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं द्विध्रुव के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? द्विध्रुव के बारे में। द्विध्रुव क्या था? द्विध्रुव की अगर बात की जाए, तो द्विध्रुव कोई क्वांटिटी नहीं थी। द्विध्रुव तो एक वस्तु टाइप की काम कर रही थी,
जैसे एक आवेश रखा हुआ है तो आवेश तो है, लेकिन द्विध्रुव जो संरचना बनाता है उसका एक जो चीज आती है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आती है? द्विध्रुव आघूर्ण, यानी डायपोल मूवमेंट। क्या है? डायपोल मूवमेंट, जो कि एक क्वांटिटी होती है, जो कि एक क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग अपनी मातृभाषा में द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण अगर एक Q माइनस Q और एक प्लस Q, दोनों के बीच की दूरी इधर की L है और इधर की L है, तो क्या हो जाएगी? क्वांटिटी दोनों का परिमाण तो सेम है और यहाँ पे 0 से इधर L और इधर L, इसका मूवमेंट हो जाएगा, डायपोल मूवमेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग P वेक्टर से लिखते हैं 2QL। और अगर टोटल इसकी लंबाई अगर तुम लोगों ने A ले ली है तो सिर्फ Q और A हो जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लंबाई लेते हैं वो सेंटर से इधर की लेते हैं, सेंटर से उधर की लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा 2QL देखो, 2QL देखो। डायपोल मूवमेंट से हम लोग निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर डायपोल मूवमेंट से अक्षीय स्थिति में निकाल रहे हो तो अक्षीय स्थिति में तो फॉर्मूला क्या था? ई का अक्षीय स्थिति में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन RQ। यही तो फॉर्मूला था, याद करो। तो जो फॉर्मूला आ गया था, अगर निरक्षीय स्थिति की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, निरक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं, तो निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या था? E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओनली P अपॉन, अरे R स्क्वायर नहीं, RQ। ये आ गया निरक्षीय स्थिति में। एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, अक्षीय में तो जाने, निरक्षीय में जाने। अगर किसी एंगल वाला एक फॉर्मूला याद कर लोगे तो सारी स्थिति में निकाल सकते हो, किसी भी कोण पे निकाल सकते हो। ठीक है, जो कि तुम्हारे सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन हमको यहाँ पे एकदम चमक गया तो हमने सोचा कि बता दिया जाए। किसी एंगल से, ये तो अक्षीय में हो गया यानी 0 एंगल पे, और निरक्षीय में यानी 90 एंगल पे। कोई भी एंगल दे दिया जाए, 60 दे दिया जाए, 30 दे दिया जाए, 45 दे दिया जाए, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आना चाहिए, तो हम लोग क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। देखो क्या होता है, फॉर्मूला जान लो। किसी कोण पर द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो क्या होती है। फॉर्मूला E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ, और मल्टीप्लाई में हो जाता है अंडर रूट 1+3 कॉज स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है? कोण है। ये जो फॉर्मूला है RQ है, R स्क्वायर नहीं, RQ है। इस बात को याद रखोगे किसी भी कोण पे। बात को समझना, जब थीटा 90 डिग्री था तो फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपॉन RQ था, और जो अक्षीय स्थिति में क्या था? 2p वेक्टर, निरक्षीय स्थिति में P वेक्टर। अगर यहाँ पर निरक्षीय स्थिति देखोगे यानी y एक्सिस पे देखोगे तो केंद्र से 90 डिग्री का एंगल बना, तो 90 डिग्री का जब एंगल होगा तो cos थीटा में cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो 0 करोगे तो 3 0 हुआ, ओनली रूट के अंदर 1 बचा, रूट के अंदर 1 का कोई मतलब नहीं, P अपॉन RQ आ गया। लेकिन अगर यहीं पे थीटा 0 रखते तो वैल्यू आती 1, और जब वैल्यू 1 आती तो 3 + 1 4, और 4 रूट से बाहर निकलता 2 आ जाता, तो 2p आ जाता। समझ गए बात को? इसी प्रकार कोई भी एंगल होता तो हम लोग समझ जाते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे।
एक समान विद्युत क्षेत्र में लेकर के गए थे, किसको? द्विध्रुव को। एक समान विद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव को ले गए थे तो देखो क्या हुआ था। एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण जब एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण को ले गए थे तो वहां पे जो बल आघूर्ण लग रहा था, क्या लग रहा था? बल आघूर्ण जो लग रहा था यानी टॉर्क क्या लग रहा था? P क्रॉस E। और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं और क्रॉस गुणन हो रहा है, डॉट नहीं हो रहा है, क्रॉस। और दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है सर टाइन थीटा में ले लेते हैं तो पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, यानी टॉर्क क्या आ गया? पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो क्योंकि टॉर्क एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सीधी सी बात है। लेकिन टॉर्क के साथ भी एक दिक्कत है कि टॉर्क जैसे तुम सोचते हो कि वेक्टर है, उस प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बात को समझना, टॉर्क क्या है? एक बल है, एक प्रकार का बल है? नहीं, बल तो लगता है एक डायरेक्शन में लगता है, लेकिन टॉर्क को देखना, टॉर्क इस प्रकार लगेगा और या तो फिर इस प्रकार लगेगा। यानी टॉर्क में दिशा तो होती है लेकिन सिर्फ दो दिशाएं होती हैं, और वो दो दिशाएं एक गोलाकार यानी क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी हर एक पॉइंट पे टॉर्क की दिशा चेंज हो रही होती है। सिर्फ दो दिशाएं हैं, क्या है? क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो कहीं कहीं पे ये भी देखने को मिल जाता है कि क्योंकि यहां पे हो रहा है हमारा क्रॉस गुणन, यानी टॉर्क क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है और कहीं कहीं पे बल आघूर्ण को कभी कोई नहीं बोलेगा कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी की तरह हम लोग उसको देखते हैं नॉर्मल केसेस में, क्योंकि क्लास 12th है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो बहुत सारी चीजों को मेंटेन करके लेके चलना है, ठीक है ना। तो पी ई साइन थीटा क्या है? क्रॉस गुणनफल हुआ है, तो टॉर्क यहाँ पे वेक्टर है, तो यहाँ पे वेक्टर लगा लो, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतनी बात हम लोगों की हो गई। अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने जाना था फाई। क्या जाना था? फाई क्या होता है? किसी भी एक क्षेत्रफल से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस बोलें तो विद्युत क्षेत्र क्या होता था? फाई। और फाई क्या है? हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी ई एक क्वांटिटी है और दूसरी जो है हमारी वो ए। क्या है? ए। इन दोनों के बीच में कौन सा गुणन होगा? क्योंकि फाई जो आने वाला प्रोडक्ट है वो स्केलर बनने वाला है, तो एक ऐसा दो सदिश राशियों का ऐसा गुणन। सर जी, एरिया कब से वेक्टर हो गया? एरिया भी वेक्टर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एरिया भी वेक्टर हो जाता है, इस बात को मान के चलो। तो जब दो वेक्टर्स का गुणा हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी आनी है, तो डॉट प्रोडक्ट और ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, सिंपल सी बात है, कोई रिवीजन की बात है। तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा है, ई ए कॉस थीटा है। इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है, आई बात समझ में। गॉस थ्योरम्स हम लोग देख लेते हैं। गॉस थ्योरम सीधा सीधा था, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यही हमारी थी गॉस थ्योरम। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम्स तो हम लोगों ने देख ही लिए हैं। अगले चैप्टर में क्या करना है? विभव के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? विभव के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में कूलम्स लॉ और गॉस थ्योरम्स ही मेन फैक्टर हैं। वैसे तो पूरा चैप्टर ही मेन है, लेकिन आप लोग गॉस थ्योरम और कूलम्स लॉ को देख के चलेंगे तो सारी चीज़ें उससे डेरिवेशन में एक दूसरे से ज्वाइंट है, बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। सारे लेक्चर्स को बड़े ध्यान से देखना है, बड़े अच्छे से देखना है, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को सारे दोस्तों में शेयर भी करना है,
जिससे हम लोगों की संख्या क्या होती रहे, बूस्ट होती रहे, और जल्द से जल्द लाइव क्लास क्या होने जाए, स्टार्ट हो जाए, जिससे कि हम लोग आपसे बातचीत भी कर सकें, सामने से आप लोग हमसे जुड़ भी जाएं। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मोटिवेट बने रहें। और एक शेर है, बहुत अच्छा शेर है, वो शेर ये है कि जो पहुंच गए हैं मंजिल पर, जो पहुंच गए हैं मंजिल पर, उनको रास्ता ये नाज नहीं है। उनको जो रास्ता उन्होंने तय किया है, उन्हें कोई उस पर बहुत ज़्यादा क्या नहीं है, घमंड नहीं है। लेकिन अभी जो 2 कदम चले भी नहीं हैं, वो रफ्तार की बात करते हैं। तो रफ्तार होनी चाहिए, एक लिमिट तक होनी चाहिए, ज़्यादा रफ्तार से नहीं भागना है, कंटिन्यूसली चलते रहें, आप लोग अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है? तो ओके बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।